इस बार आमने सामने कोई और नहीं बल्कि है सुप्रीम कोर्ट और भारत की सरकार। सुप्रीम कोर्ट ने भारत की सरकार को बार बार लताड़ा है इस मामले पर कि क्यों आप लोग नहीं लेकर के आना चाहते हो एससी एसटी में क्रीमी लेयर का कॉन्सेप्ट। वास्तव में क्रीमी लेयर का कॉन्सेप्ट एक ऐसी चीज है जहां पर इनकम के आधार पे किसी एक समुदाय विशेष के विभिन्न लोगों को ऊपर रख दिया जाता है ताकि उन्हें आरक्षण का फायदा ना मिले और आरक्षण का फायदा उन लोगों तक पहुंचे जिन लोगों तक वास्तव में पहुंचना चाहिए। लेकिन इस व्यवस्था को अब ललकारा गया है सुप्रीम कोर्ट में। सुप्रीम कोर्ट ने हमेशा से इस बात का संज्ञान लिया कि एससी और एसटी के अंदर क्या पिछले 80 सालों में कोई ऐसा परिवार नहीं हुआ जो गरीबी रेखा से ऊपर उठकर आ गया हो या उन्हें आरक्षण का लाभ देने की अब जरूरत ना हो। क्या एससी एसटी में ऐसे लोग नहीं होंगे जिन्होंने आईएएस अधिकारी बनकर, आईपीएस अधिकारी बनकर या रुपए कमा करके सरकारी आरक्षण का लाभ लेकर के अपने आप की स्थिति को बेहतर नहीं किया। अगर अपने आप की स्थिति को कोई एससी एसटी अधिकारी बनकर के बेहतर कर लेता है तो स्वाभाविक सी बात है उसे क्रीमी लेयर के कॉन्सेप्ट में डाल करके उसके बच्चों को आरक्षण का लाभ देना बंद कर देना चाहिए। अगर ये आरक्षण का लाभ मिलना उसे बंद हो जाएगा तो ये उस तक पहुंच पाएगा जो गरीब बच्चा गांव में पड़ा हुआ है और मेहनत कर रहा है आईएएस बनने के लिए अथवा किसी स्टेट की सिविल सर्विसेज में वहां का पीसीएस अधिकारी बनने के लिए। मुद्दा इसी बात पर है और आज मैं आपको इस मामले में सब कुछ बताऊंगा। नेशन विद नवदीप पर जुड़े रहिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। दोस्तों, ये एससी एसटी में क्रीमी लेयर का कॉन्सेप्ट पुरानी बहस है और इसी पुरानी बहस को नया रूप मिल गया है क्योंकि सरकार और सुप्रीम कोर्ट इस बार आमने सामने है। आइए मैं आपको बेसिक बताता हूं। सबसे पहले सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा था 2024 में और उसके बाद वो 7 जजों की बेंच के द्वारा दिया गया जो फैसला है उसको अगर लागू करने की बात की जाए तो किस तरह उसको इंप्लीमेंट किया जा सकता है। एग्जाम्पल के तौर पर एक्स जो हमारे ईएसएम जो ईडब्ल्यूएस का रिजर्वेशन है, ईडब्ल्यूएस के रिजर्वेशन को ईडब्ल्यूएस यानी इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन, ये जो ईडब्ल्यूएस का रिजर्वेशन है ये अनरिजर्व्ड कैटेगरी में ही वो लोग हैं जो इकोनॉमिकली उतने सक्षम नहीं है। उनकी इनकम का जो ग्राफ है वो एक क्राइटेरिया के नीचे है, इसीलिए उनको उतनी इनकम ना हो पाने की वजह से 10% का आरक्षण है। ओबीसी के आरक्षण में नॉन क्रीमी लेयर का कॉन्सेप्ट है और क्रीमी लेयर का कॉन्सेप्ट है। नॉन क्रीमी लेयर में वो लोग आते हैं जिनकी इनकम का दायरा ज्यादा नहीं है, जबकि क्रीमी लेयर के ऊपर वो सारे लोग आते हैं जिनका इनकम का दायरा बढ़ चुका है। एंड देन अब जो मैं आपको समझाने जा रहा हूं वो ये है दोस्तों कि इस आरक्षण की बहस में एससी एसटी का जो अंडरस्टैंडिंग है उस अंडरस्टैंडिंग में क्या हम ये जो 2024 की बहस थी 7 जजों की तरफ से कहा गया मामला था, इस मामले को रिफर कर सकते हैं। दरअसल 1 अगस्त 2024 को 7 न्यायाधीशों की सर्वोच्च न्यायालय की पीठ ने एक फैसला दिया था कि राज्यों को अनुसूचित जाति समुदायों के भीतर जातियों को सामाजिक आर्थिक पिछड़ेपन और सरकारी नौकरियों में अल्प प्रतिनिधित्व के आधार पर उपवर्गीकृत करना चाहिए ताकि 15% कोटे का बड़ा हिस्सा सबसे पिछड़े वर्गों को मिल सके। यानी कि अब जैसे कोई एससी के अंदर जाति है, अब एससी के अंदर जातियों में मान लीजिए 100 जातियां हैं, उन 100 जातियों में से यदि 10 जातियों को लाभ बराबर मिला है और उन जातियों का प्रतिनिधित्व सरकारी नौकरियों में ज्यादा है अथवा आरक्षण का लाभ उन्हें ज्यादा मिला है तो उनके कोटा को कम किया जाना चाहिए, जबकि उन जातियों को कोटा ज्यादा दिया जाना चाहिए जिन जातियों को फायदा नहीं मिला है। तो अगर हम इस तरीके से कोटा डिवाइड कर देंगे तो ऐसे में लगातार फायदा उन जातियों तक पहुंचने लग जाएगा जो जातियां अंडर प्रिविलेज्ड हैं या जिनके यहां आरक्षण का लाभ नगण्य है, शून्य के बराबर पहुंचा हुआ है। अगर ऐसा कैटेगराइजेशन कर दें तो क्या नहीं हो सकता। लेकिन केंद्र की सरकार को तो छोड़िए दोस्तों, राज्य की सरकारें भी इस मामले में हाथ लगाने से डरती हैं। क्यों डरती हैं? क्योंकि बहुत बड़ा वोट बैंक है जो वोट बैंक इस एससी और एसटी कम्युनिटी से आता है। अभी जो इनकी पॉपुलेशन है, अभी इनकी पॉपुलेशन तकरीबन 25% के आसपास है भारत के टोटल पॉपुलेशन की। अगर भारत के टोटल पॉपुलेशन का 1/4 शेड्यूल्ड कास्ट और शेड्यूल्ड ट्राइब कम्युनिटी से आते हैं तो स्वाभाविक सी बात है इनमें आरक्षण के मामले में कुछ भी बोल देने को विपक्ष तो हंगामे के तौर पर उठा देगा और विपक्ष कहेगा कि आपके आरक्षण को खत्म करने की कोशिश कर रही है ये सरकार, इसलिए ना ये सरकार हाथ लगा सकती और ना विपक्ष वाले जब आएंगे सत्ता में तो वो हाथ लगा सकते। बहरहाल इसका सॉल्यूशन क्या है?
अगर इसके सॉल्यूशन में घुसने की कोशिश किया जाए तो इसका सॉल्यूशन बहुत बढ़िया और जबरदस्त हो सकता है। जरा ध्यान से देखिए, मैं आपको इन 7 जजों की बेंच के द्वारा सुझाव दिए गए एक सॉल्यूशन के बारे में बताता हूं, जिसमें जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ भी थे, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, बीआर गवई साहब जो उसके बाद में चीफ जस्टिस बने, बेला एम त्रिवेदी भी थी, मनोज मिश्रा भी थे, विक्रम नाथ भी थे, पंकज मित्तल भी थे और जस्टिस सतीश चंद्र शर्मा भी थे। अगर आप इसको जरा ध्यान से देखिए तो कुछ इस तरीके से समझने की कोशिश कीजिए दोस्तों। मान लीजिए कि 100 जातियां हैं। अभी इन 100 जातियों में 10 जातियां ऐसी हैं जिनका प्रतिनिधित्व सबसे ज्यादा है। फिर उसके बाद मान लीजिए कि 20 जातियां ऐसी हैं जिनका प्रतिनिधित्व थोड़ा है और बाकी अन्य सभी जातियां ऐसी हैं जिनका प्रतिनिधित्व काफी कम है। ऐसी स्थिति में दोस्तों जिनको सबसे ज्यादा प्रतिनिधित्व है उनका कोटा थोड़ा सा कम किया जाना चाहिए। उनके यहां पर जितने बच्चे आरक्षण का लाभ ले चुके हैं उन बच्चों को क्रीमी लेयर के कॉन्सेप्ट के तहत उनको अलग कर दिया जाना चाहिए, उनके आरक्षण के लाभ खत्म कर दिए जाने चाहिए अगली पीढ़ी में। जो लोग थोड़ा कम प्रिविलेज हैं इन पर कोटा को बढ़ाना चाहिए। अगर कोटा को इस तरीके से सरकार बढ़ाने पर आई तभी तो इसे इक्विटी कहा जाएगा। और अगर मैं कहूं आपसे शेड्यूल्ड कास्ट जो हमारे कम्युनिटी के लोग हैं, शेड्यूल्ड कास्ट कम्युनिटी के लोगों के साथ क्या, मान लीजिए इनको 15% आरक्षण मिला हुआ है। अब ये 15% आरक्षण में आप ऐसे समझिए कि इस 15% आरक्षण में 8% आरक्षण आप उठा करके उन लोगों को दे दो जिनका कोटा सबसे कम है, यानी कि जो बाकियों में आते हैं। फिर उसके बाद आप 4% आरक्षण उठा करके उनको दे दो जिनका कोटा थोड़ा ठीक ठाक है, जो इस लाभ में आते हैं, जिन्होंने 20% प्रतिनिधित्व रखा हुआ है एससी कम्युनिटी में आरक्षण लेने वालों का। और बाकी का आप तकरीबन ये मान करके चलिए कि जो 2% है या जो 3% बचा, ये 3% आप उनको दे दीजिए जो ऑलरेडी बहुत बड़ा प्रतिनिधित्व रख रहे हैं। अगर ऐसा कुछ किया जाए तो क्या इस व्यवस्था के मामले से क्या बेहतर रिजल्ट नहीं लाया जा सकता? लाया जा सकता है, बिल्कुल। और अगर ये बेहतर रिजल्ट लाया जा सकता है तो फिर हमारे लिए बहुत बेहतर कंडीशंस डेवलप होंगी, या हमारे एससी कम्युनिटी में उन लोगों के लिए बहुत बेहतर कंडीशंस डेवलप होंगी जो इसका असल फायदा पाना चाहते हैं। क्योंकि मैं अभी इसका आपको एक प्राइम एग्जांपल देता हूं, प्राइम एग्जांपल आप ध्यान से देखिए दोस्तों। आईएएस के रिजल्ट में जो आरक्षण से माता और पिता दोनों ने आरक्षण का लाभ उठा करके भारत सरकार की सर्विसेज ज्वाइन की, उनकी बेटी को ही आरक्षण मिला और आरक्षण का लाभ लेकर के टीना डाबी आईएएस टॉपर बन गई। उनकी बहन वो भी आईएएस निकाल जाती हैं और सिविल सर्विसेज में चली जाती हैं। क्या आरक्षण पाए हुए पेरेंट्स के बच्चों को आरक्षण का लाभ उसी तरह से मिलना चाहिए? क्योंकि एक आईएएस माता पिता दोनों के बेटों को मेरे ख्याल से इतनी तो सुविधा मिल ही जाती है कि उनको किसी और आरक्षण की जरूरत ना पड़े। वो सामान्यतः कंपटीशन फाइट कर सकते हैं, क्योंकि असल मुद्दा तो फायदा उन लोगों को पहुंचाने का है ना जिन लोगों की सही तरीके से पढ़ाई नहीं हो पा रही। इनकी पढ़ाई में क्या दिक्कत है? और दूसरी तरफ आप ये भी देखिए, जो हम परसेंटेज को घटाने और बढ़ाने की बात कर रहे थे आपके सामने कि जिनका प्रतिनिधित्व सबसे ज्यादा है, अगर मान लीजिए उनका प्रतिनिधित्व मैं आपको यहां पर दिखाना शुरू करूं तो आप देखिए एसटी कम्युनिटी में शेड्यूल्ड ट्राइब में महेंद्र कुमार मीणा, भरतलाल मीणा, जितेंद्र मीणा, शिवकेश मीणा, रितु मीणा, जितेश मीणा, शुभम मीणा, अशोक मीणा, यानी कि तकरीबन जो 74 बच्चे सिलेक्ट हुए, 73-74 बच्चों में से 23-24 मीणा कम्युनिटी से आते हैं। तो मीणा समुदाय से जो व्यक्ति आरक्षण पाकर के अधिकारी बन गया, अब स्वाभाविक सी बात है उसे एक ऐसे कॉन्सेप्ट में डाल देना चाहिए जिससे कि उसके बच्चों को लाभ ना मिले बल्कि अन्य जो शेड्यूल्ड ट्राइब में लोग हैं उनको फायदा मिले। यही व्यवस्था की बात तो सुप्रीम कोर्ट भी कर रहा है। लेकिन दोस्तों, ना राज्य की सरकार के पास ना केंद्र की सरकार के पास, किसी के पास इतना स्पाइन नहीं है, पर कुछ राज्य की सरकारें ऐसा कर रही हैं। और जो कुछ राज्य की सरकारें ऐसा करने जा रही हैं, उन राज्य की सरकारों में एक राज्य की सरकार है, उसको आप जरा ध्यान से देखिएगा। राज्य की सरकार है जैसा महाराष्ट्र ऐसा करने जा रहा है, तेलंगाना की सरकार ने ऐसा निर्णय लिया है, तमिलनाडु की सरकार ने ऐसा निर्णय लिया, यहां तक कि पंजाब की सरकार भी ऐसा करना चाहती है और पंजाब की सरकार भी यह निर्णय लगभग लेने को तैयार है। और पंजाब में, तमिलनाडु में, आंध्र प्रदेश में ये ABCD क्लासिफिकेशन, टारगेटेड लेजिस्लेशन और अर्ली मॉडल हो ही रहे हैं।
लेकिन वैसे अगर इसकी बात करिए आप, तो ये जो 3 कैटेगरी डिवाइड करने वाला ग्रुप 1, ग्रुप 2, ग्रुप 3 का सिस्टम है, इसमें रोस्टर पॉइंट एससी कास्ट के लिए ऐसे ही रखे गए जैसा मैंने आपको बताने की कोशिश की। ग्रुप 1 का मतलब जो सबसे ज्यादा सोशल, इकोनॉमिकली और एजुकेटेड बैकवर्ड है, इनके प्रपोज रोस्टर पॉइंट 7। फिर प्रपोज रोस्टर पॉइंट ग्रुप 2 में जो मॉडरेट बेनिफिट वाले हैं 2, 16, 27, 47, 52, 66, 72, 87, 97, और ग्रुप सी में एससीज जिनको बेनिफिट सबसे ज्यादा मिला है, जो सबसे बेटर बेनिफिट है, तो उनको 22, 41, 62, 77, 91, मतलब इस तरह से हिसाब किताब है। ठीक है ना दोस्तों? तो मेरे ख्याल से अब आपको यह समझना है कि जो ओबीसी का कंसेप्ट है, जहां पर क्रीमी लेयर के ऊपर आने वाले जो लोग हैं और नॉन क्रीमी लेयर वाले जिनको वास्तव में फायदा मिलना चाहिए, वो नॉन क्रीमी लेयर वालों को फायदा मिलना चाहिए, वैसा चलना चाहिए। नॉन क्रीमी लेयर मतलब वो लोग जो लोग वास्तविकता में उस फायदे को पाने चाहिए, और क्रीमी लेयर के ऊपर वाले लोगों को तो छोड़ ही देते हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये कुल मिलाकर के हिसाब है जिसमें ग्रुप 1, ग्रुप 2 और ग्रुप 3 में लिया गया है लोगों को, और इसमें जो कास्ट की सब कैटेगरी है, वो कास्ट की सब कैटेगराइजेशन के बारे में बात कही है, ये आंध्र प्रदेश ने किया है। तो आपको क्या लगता है कि अब कास्ट के सब कैटेगराइजेशन में जाने की आवश्यकता है और आरक्षण का लाभ एससी और एसटी कम्युनिटी के उन लोगों तक पहुंचाने की आवश्यकता है जिन लोगों का प्रतिनिधित्व सबसे कम है, या नहीं? दोस्तों, आपके विचारों का स्वागत है कमेंट्स में। जय हिंद, जय भारत।